तो आज हमने डिस्कस करना है कंक्रीटनेस को। कंक्रीटनेस होता क्या है। इससे पहले मैं आपको कंसिडरेशन और उसके साथ साथ उसके कंसाइजनेस और कंप्लीटनेस आपको कवर करवा चुकी हैं। तो आज की क्लास में हमने देखना है कंक्रीटनेस क्या होता है। तो कंक्रीटनेस का लफ्ज़ जो होता है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं आपके, यानी कि आपकी स्पेसिफिक और बिल्कुल डेफिनेट चीज़ जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी पेशी ना हो, वो एक ही नुक्ते पर आकर पूरा उतर रही हो। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये लिख लें अपनी बुक पे, एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है ना, उसमें वो बता रहा है कि जो ऐसी चीज़ जो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, यानी जो बिल्कुल डेफिनेट हो। ठीक है, पूरा पूरा बताना है कि अगर आप किसी को कोई काम कह रहे हैं, ये नहीं कि यार मैं आपका काम कल कर दूंगा, ये बात कंप्लीट नहीं होती यहाँ पे आके। अब ये भी बात याद रखिएगा, जो भी हम सी यानी जो भी सी डिस्कवर करेंगे, उसके साथ जो बाकी सी होंगे वो भी उसके साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अब ये बात कंप्लीट नहीं होगी ऐसे कि यार मैं कल आपका काम कर दूंगा, कल आपका काम हो जाएगा, ये कोई एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर नहीं है। ठीक है, ये वो कहता है कल मैं आपको मिलूंगा, लेकिन अब इसमें क्या चीज़ रह गई, ये नहीं बताया कौन सी जगह मिलोगे, किस वक्त मिलोगे। ठीक है, तो मुझे कहाँ आना होगा। तो एग्जैक्ट फैक्ट्स इन फिगर इस तरह से होंगे, यार कल मैं आपको लाहौर मीनार पाकिस्तान में, उस मीनार पाकिस्तान पर 5:20 में मिलूंगा। तो ये हो गए हैं यार एक एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके। ठीक है, अब कंक्रीट जो बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर हम इसमें आ जाएं, तो आपका जो मैसेज होना चाहिए वो बिल्कुल पर्टिकुलर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विविड होना चाहिए और बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी पेशी ना रहे। ठीक है, अब अगर हम इसके चलें कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, कंक्रीट मैसेजेस डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग, कंक्रीट मैसेजेस आर सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर। जैसे मैंने आपको बात की, अगर आपने किसी को कहीं पे बुलाना है तो उसके बिल्कुल आपने टाइम बताना है, जगह बतानी है और फिर उसको बताना है कि यार आपने यहाँ पे आ जाना है। तो ये एक कंक्रीट का एक सिनेरियो होता है। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यूज प्रीसाइज स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ वेग वर्ड्स। ठीक है, वेग वर्ड्स कैसे होते हैं, जो बिल्कुल अजीबोगरीब से होते हैं, मतलब कि अब उनका ना कोई माने भी नहीं बनता इसमें आके, कुछ भी आपकी फिक्रे में आके। तो अगर हम एग्जांपल की जानिब देखें ना कि बीइंग प्रीसाइज, प्रीसाइज क्या होता है कि मतलब आपकी चीज़ छोटी हो लेकिन वो स्पेसिफिक हो, डेफिनेट हो, अच्छी हो और उसमें उसका कंप्लीट मीनिंग भी पूरा हो जाए। ठीक है, अगर आप इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने के बजाय कि सेल्स हैव इंक्रीज्ड स्लाइटली, कि मतलब सेल्स में मामूली सा इजाफा हुआ, ये यार फिक्रा कंप्लीट नहीं बनता, आपको ही पता है। नेक्स्ट उसने लिखा कि आप क्या कहें, सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 6% from 50 million to 53 million डॉलर इन द फर्स्ट 6 month ऑफ द ईयर। बात समझ आ गई ना। बात अब कंप्लीट हुई कि सेल्स आपकी 6% इंक्रीज हुई, जो 50 मिलियन थी पहले, 50 मिलियन से 53 मिलियन अब इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी बात को कंप्लीट करना है आपने। अब नेक्स्ट जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ना, इनसे आपने अवॉइड करना है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ वेग वर्ड्स टू अवॉइड इंक्लूड, जहाँ पे स्मॉल, फ्यू, सेवरल, स्लाइटली, सून, ऑलमोस्ट, ये वर्ड यूज हो जाएं, ये वर्ड तो वाला आखिर आपने यूज ही नहीं करने ना कंक्रीट में, ये बात याद रखें। वो ये पूछता है एमसीक्यूज में कि यार वो ना अब इस तरह से देगा जिस तरह वो एग्जांपल दिखाई है उसने, सेल्स हैव इंक्रीज स्लाइटली, तो आप कहेंगे यार स्लाइटली जो वर्ड्स है, एक तो ये फिक्रा कंप्लीट नहीं, और जो वर्ड है ना हमारा स्लाइटली, अब वो यूज नहीं करना चाहिए, वो एक वेग वर्ड है। तो इससे तो जितना आप करना है, तो ये कौन सा हुआ, सी कंक्रीटनेस हुआ। देखो यार, ये जो चैप्टर है ना, ये बंदे को फंसा देता है। तुम इसको 20 बार कर लो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम 100% एग्जाम में इसका क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो सही नहीं दे सकोगे। दे लोगे मैम, अल्लाह करे आप दें, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस है सब स्टूडेंट्स का, सर जितना मर्जी हम कर लें, वहाँ पे एग्जाम में जाके फंस जाते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं सारे सी। तो इसको एक एक चीज़ को क्लियर, अब एक तुक्के से भी ये पास हो सकते हैं इस एग्जाम के क्वेश्चन। किस तरह से यार, जहाँ आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन नजर आएगा ना, जिस तरह ये दिया, सेल्स हैव इंक्रीज 6% फ्रॉम इतने मिलियन से इतने मिलियन, वो कंक्रीटनेस होता है, जाओ गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी सेकंड बुलेट पे जाएं, वो कहता है कंक्रीट मैसेज टेंड नॉट
टू बी मिस इंटरप्रेटेड एज दे आर सो स्पेसिफिक एंड, यार वो कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, और यहाँ पे मिस इंटरप्रेटेड नहीं होना चाहिए। आपका मैसेज बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट, जिसकी मैंने बात की, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये जो आपकी कंक्रीटनेस होती है ना, अगर आप बिल्कुल बात सही करते हो तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है आपका भी, यानी एज अ सेंडर, और अगले बंदे का भी जो आपको सुन रहा है, यानी आपकी ऑडियंस, यानी आपका रिसीवर, उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। सेकंड थर्ड बुलेट में यही था। अब फोर्थ जो बुलेट है ना, अगर आप बात अच्छी करते हैं, दूसरों को बात अच्छी लगेगी, तो ये एक प्रोफेशनलिज्म तरीका है। आप प्रोफेशनल स्टडी करते हैं, अच्छे तरीके से बात करेंगे तो कहे लोग भी कहेंगे हाँ यार ये बहुत प्रोफेशनलिज्म तरीके से हमसे बात करता है, बहुत अच्छी बात करता है, बहुत अच्छा बच्चा है ये वो, ठीक है। तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रेपुटेशन भी इंक्रीज हो सकती है, मतलब कि यार इसका ना इखलाक बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल बात सीधी कहता है, बिल्कुल क्लियर बात करता है कि ये आज ये होगा, आज इतने इतने बजे होगा, तो जिसे नजूमी कहते हैं, तो ये प्रोफेशनलिज्म की तरफ आपको कन्वे करती है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बुलेट में वो कहता है यूजिंग विविड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स कैन मेक हेल्प द मैसेज मोर कंपेलिंग एंड इम्पैक्टफुल। अब आपने विविड वर्ड, यानी कि अब देखे ना, अब जैसा गर्मी आती है, गर्मी यार आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये तो कोई फिक्रा तो ठीक है, लेकिन कंप्लीट फैक्ट एंड फिगर पे पूरा ही नहीं उतर रहा। अगर आप कहेंगे ना यार, जिस तरह मैं मुल्तान में हूँ, तो कहते हैं ना यार मुल्तान में सबसे ज़्यादा वैसे गर्मी पड़ती है, ऐसे पंजाब के और इलाके में है, लेकिन मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर आप कहें ना मुल्तान में यार आज जो दर्जा हरारत था वो 46 डिग्री तक गया हुआ था, ये एक कंप्लीट फिगर है। जगह भी आ गई यार, मुल्तान में दर्जा हरारत 46 डिग्री था, मेन चीज़ 46 डिग्री आ गई, इतनी आज गर्मी थी। तो विविड अपने वर्ड, इमेज बिल्डिंग, जिससे आप अपनी इमेज क्लियर कर सकें, वो वर्ड आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। नीचे कुछ इसकी इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, इसको आप रीड कर लें, समझ आती है आपको। वो कहता है ये कहने की बजाय कि प्रॉफिट इंक्रीज ग्रेटली, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ये कहना चाहिए प्रॉफिट हैज़ ट्रिपल विच बीट्स योर फोरकास्ट बाय 120%। यार इसमें ना 120%, मिलियन, के, हज़ार, इस तरह के वर्ड यूज़ होंगे, तो इसको ना इसी तरह के वर्ड जो हैं कंक्रीटनेस में आते हैं। नेक्स्ट सी 5C की तरफ हम मूव करते हैं, क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होती है? अली जैन रेज्ड हैंड, यार चैट बॉक्स में बता दो, इसलिए मैंने आपकी चैट ओपन रखी हुई है। जो आपका क्वेश्चन है चैट बॉक्स में बता दें आके। तो नेक्स्ट चलते हैं 5 पे, क्लैरिटी क्या होती है। अब देखें क्लैरिटी में पहले ना 2-3 चीज़ें लिख लें अपनी बुक पे। क्लैरिटी में एक मेन आइडिया होता है किसी भी बात का, मेन आइडिया। सेकंड थिंग इज मेन क्लॉज होती है, एंड थर्ड वन इज इंग्लिश वर्ड, यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड, ठीक है। इंग्लिश वर्ड आपने यूज करने होते हैं। तो अब क्लैरिटी में है क्या? द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, किसी भी चीज़ का बिल्कुल क्लियर होने की जो खसूसियत, खासियत, वो आपकी क्लैरिटी होगी। अब इसमें क्या होगा, ये भी बिल्कुल अपनी चीज़ है, उसको आपने यकीनी बनाना है कि ये बिल्कुल ठीक है, यानी सर्टेन है और डेफिनेट है। अब क्लैरिटी इन बिजनेस कम्युनिकेशन requires emphasis on a particular message or goal rather than trying to achieve too much all at once। इसके अगर हम बुलेट की तरफ जाए ना, तो उसमें लिखता है टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आइडियाज इनहांस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। अगर आपका जो मैसेज है, जो आप सेंडर एज अ सेंडर पेश कर रहे हैं रिसीवर तक, वो बिल्कुल अगर तो वो क्लियर है, तो फिर वो जाएगा, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है मैसेज का, मतलब अच्छे मैसेज की उससे उसका मतलब भी पता चल जाता है और उसकी अच्छे से समझ आ जाती है। फिर वो कहता है एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करें, कंक्रीट वर्ड, जब हम अभी पढ़ के आए कि डेफिनेट विविड वर्ड यूज़ करने चाहिए, फेमिलियर वर्ड यूज़ करें जो एक दूसरे के साथ रेलिवेंट हो, फिर अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करें। अब ये जो 2 डॉटेड लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि यूज सिंपल एंड वेल नोन वर्ड्स, वो ये पूछता है यूज सिंपल एंड वेल नोन वर्ड्स किस सी में आता है, या स्टेट योर पर्पस क्लियरली, वो किस सी में आता है, ठीक है, तो वो क्लैरिटी में आते हैं। अब नेक्स्ट जो बुलेट है वो इंपॉर्टेंट है कि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं या सेंटेंसेस लिख रहे हैं, उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 वर्ड होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ये एमसीक्यूज है। उसके बाद यूनिटी होनी चाहिए कि अब एक पैराग्राफ लिखा आपने, उसका एक मेन पर्पस भी तो होता है, तो 1 मेन पैराग्राफ उसमें होना चाहिए, ठीक है। चैट में क्या कह रहे हैं यार?
जी मैं यार बताता हूँ आपको, सब बताता हूँ। ये ज़रा मीटिंग थोड़ी सी, ये चैप्टर एंड कर लें, उसके बाद आपकी क्यूरीज क्लियर करनी है, ठीक है। तो अगर हम चलें यूनिटी की तरफ, वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ, एक जो पैराग्राफ होगा ना कंप्लीट आपका, उसका एक मेन आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें अब आप पैराग्राफ लिखी जा रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि ये क्यों लिख रहे हैं, इसका मकसद क्या है। वो होता है आपका वन मेन आइडिया। वन मेन आइडिया किसी भी चीज़ का मेन आइडिया होता है। आप सीए कर रहे हैं, एएफसी में है, आपका आइडिया क्या है? मेन आइडिया पास करना, आपने पास करना है, ठीक है। अब आप किसी को बता भाई मैं सीए कर रहा हूँ, आगे से उसका मेन आइडिया क्या था? कोई पेपर पास भी किया है, कौन से लेवल में हो, कौन से सेमेस्टर पे हो, ये उसका आइडिया है। तो कोई ना कोई किसी भी चीज़ का मेन आइडिया होगा, ठीक है। फिर वो कहते हैं कोहेरेंस क्या होती है? स्टेट क्लियरली एंड बी केयरफुल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ। अब देख लें भाई, इसका जो एमसीक्यूज आता है ना, वो आपको एक लाइन देगा, एक या दो लाइंस होंगी, उसमें मेन क्लॉज भी होगी, सबऑर्डिनेट क्लास भी होगी। एफई आप पढ़ते ही है ना, पता ही होगा आपको सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है और मेन क्लास क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो 3 पॉइंट लिखवाए उसमें मैंने आपको मेन क्लॉज लिखवाया। पहले आप मेन क्लास बयान करेंगे, देन आप सबऑर्डिनेट क्लास पे जाएंगे, ठीक है। किस तरह से, अभी इसकी हम ना एग्जांपल करेंगे, वो मैं आपको फिर करके दिखाता हूँ। फिर आते हैं इम्फेसिस। इम्फेसिस क्या होता है? बी क्लियर ऑन अ सिंगल मैसेज यू आर फोकसिंग ऑन। जब आप कोई भी चीज़, मतलब एक बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी पर ही बात करें, उसके दरमियान दूसरी बात ना ले आए, ठीक है। पहले एक बात करें फिर दूसरी बात पे आए। अगर आप मिक्सअप कर देंगे बातों को तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा, आप भी मिक्सअप हो जाएंगे और वो ठीक भी नहीं रहेगा। यार देखा, ये आज फिर कोई लाइन है कर रहा है यार, ना लो क्लास छोड़ दो, ठीक है। मैं कोई आप लोगों को इतना वो तो नहीं कर रहा इंसिस्ट किया भाई मेरी क्लास लो आके। जिसको ये मसला है काइंडली जा सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी कुछ बच्चों की हालांकि पेमेंट भी नहीं आई हुई, वो फिर भी क्लास ले रहे हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं निकाला। और आज इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रा गौर करता हूँ, ग्रुपों में उनको छोड़ के आता हूँ उनके घर तक ही, जो और ये काम भी कर रहे हैं। बेटा ये जिसने किया है ना, आज मैंने सिस्टम चेंज किया हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है जूम में, तो करो जिसने जो करना है। मैंने तो, मेरा तो मकसद ग्रुप से निकालना ही होगा नेक्स्ट। तो चलिए चलते हैं अपनी बात पे, जो हम बात कर रहे थे कि फिर बुलेट पे बात आते हैं। क्लियर मैसेज मेक इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ईजियर। अगर आपका देखें मैसेज बिल्कुल क्लियर होगा तो उसको आप इजीली आसानी से समझ भी सकोगे, उसको इंटरप्रेट भी कर सकोगे, दूसरे बंदे को भी समझा सकोगे। फिर वो कहता है कि एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस में अगर आ जाएं तो आपने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं। अब देखें, यूज सिनोनिम इंस्टेड ऑफ लैटिन टर्म। सिनोनिम यूज़ करें, लैटिन टर्म यूज़ नहीं करने। यूज़ इंग्लिश, मैंने वहाँ ऊपर भी लिखवाया कि इंग्लिश वर्ड यूज़ करनी है। यूज़ इंग्लिश रादर देन फॉरेन, इंग्लिश के वर्ड यूज़ करें, दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के वर्ड आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है। अब क्या यूज़ करें? आफ्टर यूज़ करें, डू नॉट यूज़ में आएंगे तो सब्सिक्वेंट यूज़ नहीं करना, आफ्टर यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यूज़ करना है ताकि ये क्लियर हो जाएगा। ई जी नहीं लिखना। अब ई जी का कुछ बच्चों का नहीं पता होता ना, ये भी एग्जाम्पल को शो करता है। फिर आपने पे यूज़ करना है, रूमिनरेशन यूज़ नहीं करना। अबाउट यूज़ करना है, सिरका यूज़ नहीं करना। होम यूज़ करना है, डोमिसाइल यूज़ नहीं करना। इनवॉइस यूज़ करनी है, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट यूज़ नहीं करना। रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस या वर्ड जस्टिफिकेशन भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो लिखा है ना रेजन डी टायर, ये फ्रेंच का वर्ड है, फॉरन आपने वर्ड यूज़ नहीं करने। मेथड ऑफ ऑपरेशन में आपने मोडस ऑपरेंडी लैटिन वर्ड यूज़ नहीं करना। अब नेक्स्ट एक ना इलस्ट्रेशन दी गई है, इसको आप ज़रा पढ़ लें, समझ नहीं आती तो फिर बताइएगा। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, देखो, ड्यू टू ड्रग अब्यूज एंड नेग्लिजेंस ऑफ हिज डॉक्टर्स माइकल जैक्सन डाइस, ठीक है। माइकल जैक्सन के बारे में ये मशहूर है ना कि वो ड्रग्स की वजह से और डॉक्टरों ने उनकी सही निगरानी नहीं की थी तो वो इसलिए मर गया था। तो इसमें उसने कहा ड्यू टू ड्रग अब्यूज एंड नेग्लिजेंस ऑफ हिज डॉक्टर्स, ये सब ऑर्डिनेट क्लास है। माइकल जैक्सन डाइस, मेन आइडिया तो यही है ना कि कौन मरा था, माइकल जैक्सन डाइस, ये मेन आइडिया है आपका, तो ये फर्स्ट में आएगा, मैंने आपको पहले बताया। माइकल जैक्सन डाइज, जो इसका करेक्ट बनेगा वो होगा माइकल जैक्सन डाइज ड्यू टू ड्रग अब्यूज एंड नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर। अब ये फिक्रा सुनने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेन क्लास पहले आएगी आपकी एंड सबऑर्डिनेट क्लास आपकी बाद में आएगी।
उसके बाद हम चलते हैं कोर्टसी की तरफ। कोर्टसी क्या होती है? कोर्टसी होती है आपकी नरमी, किसी के साथ नरमी, रवैये में आपकी नरमी हो, खुश इखलाकी से आप किसी के साथ पेश आए, यानी पोलाइटनेस हो बात में। तो अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलें तो वो कहता है द शोइंग ऑफ पोलाइटनेस, खुश इखलाकी का दिखना किसी के रवैये में, किसी भी नरमी का दिखना, एंड इन वंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड अदर। ठीक है, मतलब इसमें ना ज़्यादा ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं, ज़रा नरमी से आपके रवैये में नरमी होनी चाहिए, ताकि दूसरे बच्चों को या दूसरे बंदों को, ऑडियंस को आपकी बात अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अगर आप गुस्से से आएंगे तो वो भी बात नहीं सुनेंगे और फिर ऐसे लड़ाई वगैरह होगी। तो आप सिंपल, आपकी रवैये में नरमी होगी, लोग भी आपको अच्छे से सुन लेंगे। अब इसमें क्या वर्ड आता है? अगर हम पहली वर्ड की तरफ, वो कहता है बी सिंसियर, लोगों के साथ सिंसियर रहना, और टेक्टफुल, जो आपका तरीका है बात करने का, थॉटफुल, सोच विचार होनी चाहिए, एंड अप्रिशिएटिव, और तारीफ हो। ठीक है, फिर वो कहता है यूज एक्सप्रेशन एंड टर्मिनोलॉजी डेट शो रिस्पेक्ट, इस्तेलाहात को यूज़ करें, एक्सप्रेशंस को अपने यूज़ करें, अपने फेस एक्सप्रेशंस को अच्छा करें, जिससे आपकी रिस्पेक्ट शो होती है। अब नेक्स्ट ये है अवॉइड यूजिंग क्वेश्चनेबल ह्यूमर एंड फ्लिपेंसी। उससे पहले है अवॉइड इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, गुस्से वाले एक्सप्रेशन ना बनाएं अपने मुंह पे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा गुस्से में, तो वो अच्छी बात नहीं है। क्लिक चीज़ क्या होती है कि जिसकी अहमियत ना हो। अगर फिर वो कहते हैं अवॉइड यूजिंग क्वेश्चनेबल ह्यूमर, अब मजाक, मजाक एक हद तक होता है, इतना ज़्यादा भी मजाक नहीं करना है, कोई सवालिया मजाक नहीं होने चाहिए। फ्लिपेंसी होती है ज़बान दराजी, कि ज़बान दराजी भी नहीं करनी किसी के साथ। वो वही बात आ जाती है ना, रवैये में नरमी होनी चाहिए। फिर आते हैं यूज लैंग्वेज डेट विल नॉट offend particular group of people, for example be careful not to be prejudiced against culture, region, sex and ethnic region, age and physical features। यानी ये फर्क नहीं होना चाहिए कि इस कल्चर में फ़र्क आ जाता है, मोटा पतला काला चीटा, तो ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अब आप देखें फॉरेन में जाएंगे तो एक मुल्क के लोग तो नहीं होते ना, आप कोई मीटिंग होती है, कौमी मुत्तहिदा की मीटिंग होती है, एक मुल्क के लोग नहीं होते, डिफरेंट कंट्रीज़ के वहाँ पे मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, तो सबको फिर समझ आनी चाहिए ना, किसी को मतलब सबके साथ अच्छा रवैया होना चाहिए बात करते हुए। फिर आ जाता है कोर्टियस मैसेज टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ व्यू पॉइंट्स एज वेल एज फीलिंग ऑफ द रिसीवर। जब आप कोर्टियस कोर्टसी मैसेज, जब आपके रवैये में नरमी होगी तो लोग आपके व्यू पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे और आपकी फीलिंग्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि अवॉइड कम्युनिकेशन एंड assertion दैट द सेंडर इज राइट एंड द रिसीवर इज रॉन्ग। ये नहीं कहना कि भाई रिसीवर जो है ना तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें दिस विल एट वेस्ट इरिटेट, ये फिर इरिटेट होता है, वो वर्स्ट होता है। ठीक है, आप कहें यू ओवरलुक्ड वी मस्ट एम्फसाइज, आप अच्छा पेश कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझ आ रही है, तो ये आपका होना चाहिए व्यू। ठीक है, इलस्ट्रेशन में आ जाए तो वो कहता है आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस कंफ्यूजिंग टेबल। ये नहीं कहना यार आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस, इस ये टेबल है, इस पे इतनी कंफ्यूजमेंट है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो अब नरमी तो नहीं है ना, आपने कहना है इट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा नज़रिया है या ये मेरी समझ है कि ऐसा होना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे फिर से समझ। अब यार टीचर, टीचर आपको समझा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये उठ के ना इतना कह सकते हो कि सर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है, टॉपिक ना दोबारा ज़रा मुझे हमें रिव्यू करवा दें या दोबारा बता दें। ये तो रवैये में नरमी है आपकी, लेकिन अगर आप ये कहोगे ना आगे से पढ़ाता है नहीं, किसी खाते का नहीं पढ़ाता, ये है वो है, पढ़ाना ही नहीं आता इसको, तो जब मुझे पता चलेगा तो क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा? बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। तो रवैये में नरमी होना लाजमी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसकी आपने खुद पढ़नी है। फिर चलते हैं करेक्टनेस की जानिब। करेक्टनेस क्या होता है? तो करेक्टनेस से वर्ड से ही जाहिर है कि बिल्कुल गलती से पाक, ऐसी बात जो बिल्कुल गलती से पाक हो। ठीक हो गया, फ्री फ्रॉम एरर, उसमें डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है ना, इन अकॉर्डेंस विथ फैक्ट एंड ट्रूथ, बिल्कुल सच्चाई होनी चाहिए इसमें, कोई इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो, इसमें कोई पंक्चुएशन की मिस्टेक ना हो, ना कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो, या कोई भी लैंग्वेज एरर ना हो। कहीं भी आपको स्पेलिंग की गलती दिखे, लैंग्वेज में एरर आए, पंक्चुएशन की गलती दिखे, तो वो आपका करेक्टनेस होगा। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये इससे एमसीक्यूज भी नहीं आता ज़्यादा इसमें, लेकिन ये आपने बातें याद रखनी है कि वेरीफाई न्यूमेरिकल डाटा, डबल चेक टोटल्स एंड आस्क एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू प्रूफ रीड दी मैसेज। जब आप मतलब अपनी कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, जिस तरह आज मैंने अपनी बुक शेयर इशू की है आईटी की, एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट की, तो हमने एमसीक्यूज बनाए,
फिर वो कहता है कि देखें अब मैंने एमसीक्यू बना लिया ना, मैंने आपको पीडीएफ दे दी, अब उसमें गलतियां भी तो हो सकती हैं, ठीक है, कुछ स्पेलिंग गलती हो गई, कोई गलती कहीं कॉमा लगना होगा, फुल स्टॉप लगा होगा, ऐसी गलती, फिर उसको कहते हैं प्रूफ रीड करवा लेना चाहिए, ताकि ऐसी गलतियां खत्म हो जाएं, वो गलती से पाक हो जाए। लेकिन मैंने नहीं करवाई जी प्रूफ रीड, मैंने तो जल्दी में देनी थी, मैंने दे दी है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स, ओवरली फॉर्मल यूटिलाइज की जगह आप यूज कर लें, इस्तेमाल कर लें। एंड एवर की जगह ट्राई यूज कर लें। पार्टिसिपेट की जगह ज्वाइन यूज कर लें। वर्ड छोटे भी हैं और आसान भी हैं, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए, 74 पेज है ना, वहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि मोस्ट आउटलेट ग्रो एक्सेप्ट फैसलाबाद विच सी ड्रॉपिंग ऑफ 10%। इसमें देखें क्या क्या गलतियां हैं। मोस्ट आउटलेट्स लिखा हुआ उसने, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, और आउटलेट्स आ जाएगा, ग्रो नहीं आएगा, ग्रीव आएगा। एक्सेप्ट उसने लिखा कबूल करने वाला, उसने कहा कि फैसलाबाद नहीं है, एक्सेप्ट दूसरा आएगा। लास्ट में लाइन लिखी है द करेक्टेड कमेंट्री है जो। अब फैसलाबाद, फैसलाबाद की स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही है, उसने लिखा है फैसलाबाद। ठीक है, जरा गौर देखें ना, फैसलाबाद में क्या गलती है। बेड लिखा है उसने, BED, देखिए BAD है, बैद बात। विच के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, WITCH, जबकि विच के स्पेलिंग होते हैं WHICH। तो ये देखें इस तरह की गलतियां। अब ड्रॉपिंग, ड्रॉप नहीं होता, डिक्लाइन होती है परसेंटेज, तो वो डिक्लाइन आएगी, तो इस तरह की गलतियां। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे एंड होता है। अब हम मूव करेंगे अपने चैप्टर नंबर